हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी ऑप्शनल्स स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और वर्तमान का नगरीकरण। बहुत ही रिलीवेंट टॉपिक है इतिहास के दृष्टिकोण से भी और वर्तमान के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है। यानी कि सभी जीवों में मनुष्य एक ऐसा जीव है जो क्रिएचर भी है, जिसको कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने एक विशेष शक्ति दी जो अपने हाथों से कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बिगाड़ सकता है। यह व्यवस्था, ये विशेषता किसी अन्य जीव में हमको आसानी से देखने को नहीं मिलती, जो कुछ क्रिएट कर सकता हो। और यही वजह है कि मनुष्य पाषाण काल से लेकर के आज तक दूसरे ग्रह तक पहुंच गया। इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इतनी बेहतरीन व्यवस्था का विकास कर लिया जो यहां से लेकर के वहां तक पहुंच गया है। यानी कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य अपने कपड़े तक नहीं बना सकता था, कपड़े तक नहीं पहन सकता था, जंगल में रहना, खाना पीना, सारी चीजें। और उसके बाद वह चांद तक की यात्रा करके आ चुका है और पता नहीं अब किस किस ग्रह पर जाने की उसकी प्लानिंग है। तो इसी क्रम में दो चीजें हैं। एक, जिसे हम अपने भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास में कहते हैं, भारत का पहला नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और उसका वर्तमान के नगरीकरण के बीच में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि इतनी बेहतरीन सभ्यता हम जानते हैं कि नष्ट हो गई थी। और ये जो आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड सिटी, वेल डिसिप्लिन्ड सिटी, जो कि उस समय पर डेवलप हुआ, सारी चीजें हुई, और ये आज केवल खंडरों में बदला हुआ है। तो क्या हमारा वर्तमान का नगरीकरण या वर्तमान की व्यवस्था क्या उसी से प्रेरित है, या उससे हम कुछ सीख ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि इतिहास हमें भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ ज्ञान देता है, बहुत कुछ अनुभव देता है। और इसीलिए यूपीएससी भी और सामान्य जीवन में भी इतिहास की प्रासंगिकता बहुत है। तो हम इस सीरीज में हम ये कोशिश करेंगे कि इतिहास के उन कालखंडों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वर्तमान में रिलीवेंसी है, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता है, वर्तमान से उसका सीधा संबंध है। आज इसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान नगरीकरण से संबंध। ठीक है ना? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आज आप लोगों के लिए कि इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 को टारगेट करते हुए, इवन 2027 को टारगेट करते हुए भी हम आज से इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं 30 अप्रैल से। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और इसी के थ्रू आप लोगों के लिए एक स्टडी आईक्यू ने मौका दिया हुआ है अचीवर्स कार्निवल का, जिसमें आपको आज 30 तारीख तक अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, जिसके थ्रू आप इस बैच को MK लाइव कोड के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 12,999 रुपए में। जिसका आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं इसमें आप लोगों को कम से कम 300 प्लस नंबर, यानी कि आपके 60% से ज्यादा मार्क्स आपको दिलवा सकूं। और हिंदी माध्यम का इतिहास एकमात्र ऐसा विषय है जिसके अब तक के लगभग जितने भी टॉपर रहे हैं, 90% टॉपर्स का विषय इतिहास रहा है। बेशक बाहर कोई कुछ भी कहता रहे कि इसमें मार्क्स नहीं आते या बहुत लेंथी है, लेकिन हकीकत में हिंदी माध्यम में सबसे आसान तरीके से नंबर दिलाने वाला विषय ये है। क्योंकि करंट नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई चिंतक नहीं है, और आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं और उन सारे विषयों को पढ़ सकते हैं जो बचपन से सुने हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल है। और सबसे बड़ी चीज, फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं ऑप्शनल में, केवल 2 चीजें पढ़नी है कि कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, और उसका हम परिणाम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करिए और अप्रैल बैच के माध्यम से दिसंबर से पहले अपने सिलेबस को खत्म कीजिए इसको, और दिसंबर के बाद जनवरी से अपने प्री पर फोकस कर जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी तैयारी भी हो जाएगी और साथ के साथ
उधर रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। कम से कम मेंस में अपीयर होने से पहले 2 बार इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, और यही एक मौका है। अगर रिवीजन नहीं होता है तो क्लास के साथ आप मेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि मेंस में आपके जीएस का प्रेशर बहुत होता है, निबंध का प्रेशर होता है, कंपलसरी क्वेश्चंस का प्रेशर होता है, कंपलसरी पेपर्स का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और कोई भी वैकल्पिक विषय हो, इवन इतिहास भी, एक बार में पढ़ने पर उसके सभी डायमेंशंस भी क्लियर नहीं होते हैं। हम तो करा देंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक मौका है, करिए, फटाफट करिए, मेरे गाइडेंस में करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है पता है आप लोगों को? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि यह आपके विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। नगरीकृत सभ्यता, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय पहली बार मनुष्य ने अपने नगरों का निर्माण किया। और नगरीकरण की जो विशेषता होती है नगरीकरण की, वो ये होती है कि नगर में कृषि गतिविधियां कम, कृषि गतिविधि नहीं होती, और गैर कृषि गतिविधि ये ज्यादा होती है। क्योंकि शहर में कोई खेती नहीं करता, शिल्प करता है, व्यापार करता है, उद्योग लगाता है, सेवाएं देता है, ये सारी चीजें करता है। साथ के साथ नगरीकरण की एक विशेषता और होती है कि वह पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं। दूसरी बात, उनका जीवन व्यवस्थित होता है, अस्त व्यस्त नहीं होता, व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। चौथी चीज हम वो कह सकते हैं कि वह सभ्य होते हैं, इसलिए इसको सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्य मतलब उनके उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, हर चीज का अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक सिस्टम होता है। और इस नगरीकृत सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यह ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कि यह सभ्यता प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से आपकी है। इसमें एक ऊपरी हिस्सा है और एक निचला हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा हटा दीजिए, चलिए इसको हम हटा देते हैं। लेकिन यह नगरीकृत सभ्यता जो है, इसमें बाकायदा चौकोर टाइप की है, और इसमें देखेंगे तो जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई देती हैं। व्यवस्थित नगर है, यानी नगर की व्यवस्था क्या है? एक व्यवस्थित नगर है, ठीक है ना। सड़कें, मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दूसरी चीज, इसमें जो मकान के दरवाजे हैं, दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल करके गली में खुलते हैं, गली में खोलते हैं। क्यों खुलते हैं? जिससे कि वह अपने इन गलियों में, यहां देखेंगे तो ये इसकी गलियां हैं, इस तरीके से पतली पतली ये रही, और यहां पर उनके मकान हैं, देखेंगे तो इस तरीके से उनके मकान, जैसे व्यवस्थित कॉलोनी बनती है, आपने देखी होगी आधुनिक कॉलोनी जो बनती है, और इनके बाकायदा यहां पर इनके दरवाजे यहां पर खुलते हैं, इस तरीके से ये दरवाजे होते हैं। मुख्य सड़क पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो, ठीक है ना। साथ के साथ एक चीज और भी है, प्रत्येक मकान के बीच में उनमें एक गैप भी है। यहां पर हर मकान के बीच में एक गैप है। ऐसा नहीं है कि आज की तरह बिल्कुल चिपकी हुई आधी दीवार, 6 इंच की दीवार इनकी और 6 इंच की दीवार इनकी, नहीं, बल्कि बाकायदा दोनों मकानों के बीच में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दरवाजा, यानी कि मकानों के बीच क्या है? खाली जगह है, ठीक है ना। दूसरा, इनमें एक चीज और भी है जिसको बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है, और वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास प्रणाली।
एक विशेष प्रकार का आश्चर्य, आज भी भारत के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे नगरों में जल निकास प्रणाली नहीं है, वाटर मतलब वो है ही नहीं, सीवर लाइन नहीं है। यहां पर है, वो आपके मकानों से, गलियों से मुख्य सड़क पर यहां पर आती है और यहां से होते हुए वो शहर से बाहर निकल जाती है। यानी कि वो सीवर लाइन आपके यहां से यूं हर मकान से कनेक्ट होती है। छोटी छोटी नालियां होती हैं, नालियां मोरियां होती है, बड़ी नाली से जुड़ती है और वहां से ये रहे जगह जगह इनके मैनहोल टाइप के बने हुए हैं और यहां से ये शहर से बाहर पानी निकल जाता है, गंदगी बाहर निकल जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात आती है कि ये सारी चीजें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी चीज है कि यहां के लोग जो हैं बहुत ही प्रगतिशील हैं। कैसे हैं? प्रगतिशील लोग हैं, यानी कि रूढ़िवादिता उनमें ना के बराबर है। व्यापार करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, जैसे कि हम मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। कर्मकांड की ना के बराबर चर्चा मिलती है, बल्कि उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं। यानी कि ये लोग उपयोगितावाद में विश्वास करते हैं और नगर की विशेषता यही होती है कि वो उपयोगितावाद में विश्वास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो इतनी सारी विशेषताएं आपके किस शहर में हैं? वर्तमान में अगर हम बात करें तो बताइए कि वर्तमान में क्या ये सारी विशेषताएं, हड़प्पा की विशेषताएं, हड़प्पा की सभी नगरीकरण की विशेषताएं किसी भी नगर में पूर्णतः देखने को नहीं मिलती, नहीं मिलती। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कॉलोनियां बना रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण करना हमारा पहला अधिकार है। हम गाड़ियां अपने घर के अंदर खड़ी नहीं करते, सड़क पर कब्जा करके करते हैं। यह सच्चाई है। सड़क का अतिक्रमण तो हमारा परम सिद्ध अधिकार है, भारतीय परंपरा है। क्यों दोस्तों, ऐसा है ना? क्या है? भारतीय परंपरा। जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग अतिक्रमण करना नहीं चाहते, जिससे कि कोई अव्यवस्था किसी को ना लगे, सब लोग बड़े अच्छे तरीके से रहे। बाकी देखेंगे तो ये सारी विशेषता आज भी हैं, हम भी काफी प्रगतिशील है, महिलाओं को अब हम भी सम्मान दे रहे हैं। लेकिन क्या अपने मकानों के बीच में हम वेंटिलेशन को देने की कोशिश करते हैं? नहीं। हम एक एक इंच जगह का बहुत उपयोग करना चाहते हैं। गांव को छोड़ दिया जाए, शहर की बात कर रहे हैं, बहुत कम शहरों में यह व्यवस्था मिलेगी। जैसे जयपुर के कुछ शहरों में, जयपुर के कुछ कॉलोनी में आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। हर मकान के बीच में अंतर है, क्योंकि वो अलग तरीके से रहना पसंद करते हैं, वेंटिलेशन चाहिए उनको। चंडीगढ़ में मिल जाएगी थोड़ी, लेकिन हर जगह नहीं है। आखिर वो वेंटिलेशन के लिए जगह क्यों छोड़ते थे? जिससे कि उनको हवाएं अच्छी तरीके से मिलती रहें, स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जल निकास प्रणाली प्रॉपर तरीके से हो। सोचिए, जल निकास प्रणाली यहां से ईंटों से ढकी हुई नालियां हैं और जगह जगह ईंटों को हटाने की व्यवस्था भी है उसमें, जिससे कि उस नाली को और रिसीवर को साफ किया जा सके। हमारे यहां भी है, लेकिन क्या उस के कंपेटिवली आज भी है, उसके अंदर हम इंसान को घुसेड़ते हैं। जाओ सीवर के अंदर घुस जाओ, और सीवर के अंदर घुस करके वो सोचिए साफ सफाई करता है, और उसमें इतनी जहरीली गैसें बन जाती है कि आप आए दिन सुनते होंगे कि उसके अंदर आपका कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और कभी कभी तो कंडीशन ये होती है कि उनकी सफाइयां नहीं होती, वो उफान मारने लगती है और गलियों में गंदगी का पानी वगैरह फैला रहता है। तो ये बहुत अंतर है हमारे यहां। क्या हमारे यहां एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नगर है जो बाकायदा अच्छे पैटर्न पर बनाए गए हों? नहीं है। क्या हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है दरवाजे गलियों में खुलते हों? नहीं। दरवाजे गलियों में खुलते होंगे तब भी हम सड़क पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं।
क्या प्रॉपर तरीके से वर्किंग ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहां मौजूद है? नहीं है। कुछ एक जगह पर है, सब जगह नहीं है। ठीक है ना? क्या सभी मकानों के बीच में प्रॉपर हवादार जगह हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिल सके? नहीं है। इसलिए गर्मियों शहरों में गर्मी के हॉट स्पॉट्स बन चुके हैं, गर्म स्थल बन चुके हैं। वो हाई टेम्परेचर रहता, पोल्यूशन हाई रहता है। सोचिए ना। अब बात आती है कि सर अंतर ही कर रहे हैं या कुछ और करना है? देखिए, अंतर ही नहीं कर रहा हूं। पहले अंतर हमने समझा, अब बात करते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी विशेषताएं होने के बावजूद भी, इसके बावजूद हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, सभ्यता नष्ट हो गई। उस समय भी उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई बांध बनाने की, नदियों पर बांध बनाने की, पानी को रोकने की, लेकिन नहीं सफल हो पाए। आखिर क्या कारण रहा कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई? तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि अगर हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन से कुछ नहीं सीखा और हड़प्पा सभ्यता के पतन को नहीं समझा, तो हम वर्तमान के नगरीकरण को भी नहीं समझ पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का ध्यान रखिएगा, सभ्यता का जो पतन था उसका मुख्य कारण था, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक घटनाएं तो हैं ही। चाहे प्राकृतिक घटनाएं नदी मार्ग परिवर्तन हो या सूखा हो या बाढ़ हो या जल प्लावन हो, ये सभी घटनाएं सिर्फ एक चीज से तैयार थी, वो था आपका जलवायु परिवर्तन। यानी कि जलवायु में परिवर्तन की वजह से ये सारी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बात यह आती है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के शहरों के लोग अति भोगवादी प्रवृत्ति के होने लगे थे। उन्होंने विकास के नाम पर जंगलों का, अपने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। अब आप सोचिएगा, क्या आप नहीं कर रहे हैं? एक समय पर सोचिए, कालीबंगा जो आज के बिल्कुल रेगिस्तान में है, कभी वहां पर एक साथ 2 फसलें उगाते के एविडेंस हमको मिले हैं, एक साथ 2 फसलें उगाने के। आज वो कहां है? बिल्कुल टिपिकल डेजर्ट में, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे बदल गया वो? आज जो मोहनजोदड़ो है, जिसके किनारे से कभी सिंधु नदी बिल्कुल किनारे से बहती थी, आज कम से कम 100-150 किलोमीटर दूर है। आखिर यह कैसे हुआ? यह सब कैसे हुआ? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन कैसे? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है इंसानों के द्वारा अपने वन संसाधनों और अन्य संसाधनों का अधिकतम दोहन, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जंगल विकास के नाम पर जंगल काटना, ये करना वो करना, सारी चीजें, और उसकी वजह से टेम्परेचर का बढ़ना। हम दूरदर्शी उस समय नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आई, और जब ये आई तो आपका विनाश उसने निश्चित कर दिया। पर आपको भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा। तो अब आप खुद सोचिएगा, अगर यही हाल रहा तो फिर आपका क्या होगा? चेन्नई का नाम सुना? चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में पानी नहीं है पीने का, जमीन के अंदर पानी नहीं है। आने वाले समय में आप क्या करोगे? गांव में भी अंडरग्राउंड वाटर धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है, बिल्कुल नीचे चला जा रहा है। जो आपके 5, 10, 15, 20 फीट पे पानी निकल आता था, 20-25 फीट में पानी निकल आता था, आज वो 150-150 फीट, 200-200 फीट पानी तक नहीं मिल रहा। हैंडपंप सूख जाते हैं। क्यों?
क्योंकि हम विकास के नाम पर समर यूज कर रहे हैं, और गांव में थोड़े सा पैसा आने लगा है, हर आदमी समर यूज कर रहा है, और अपने जो 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पानी में काम खत्म हो सकता है उसके लिए हजारों लीटर पानी बहा रहा है वो। यानी कि संसाधनों को बचा नहीं रहे, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। तो जब ये पानी दिल्ली जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में कहीं पर भी खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? बाहर से पानी आएगा भाई, ये एक उपाय बचेगा, लेकिन दूसरी नदियों से पानी कैसे पहुंचेगा बाहर तक? बाहर से किस प्रकार से पहुंचेगा आपके पास? ये रहा। लोग पलायन नहीं करेंगे जब अति से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी, अति से ज्यादा संकट आने लगेंगे, अति से ज्यादा गर्मी होने लगेगी। विकास के नाम पर हम एसी लगाते हैं और दूसरी तरफ डक्ट निकाल देते हैं कि दूसरे लोग गर्मी में मरे। शहर में कौन रहेगा उस इतनी भयंकर गर्मी में? आम आदमी, गरीब आदमी मर जाएगा बीमारी से। और जब गरीब आदमी निकल जाएगा तो आपके शहर में काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे। किससे काम करवाओगे? रोबोट से? नहीं। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो एक तो ये, दूसरा प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था, लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सारी चीजों को प्रॉपर मेंटेन आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अव्यवस्था फैलने लगी, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म होने लगा, समस्या आने लगी। और जब अव्यवस्था फैली तो फिर आप सोचिएगा क्या करेंगे? फिर सड़क पे भी कब्जा करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो फिर सबको अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। और सबको अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा तो फिर उस शहर में कौन रहना पसंद करेगा? आपसे कहा जाए कि दिल्ली के, सोचिए, इतने ज्यादा हाई पॉपुलेशन वाले, जहां पर जरा सी पार्किंग के लिए एक दूसरे को मारने के लिए, मरने के लिए लोग तैयार हों, रहना पसंद करोगे? नहीं। लोग भाग रहे हैं। आपके सैटेलाइट सिटीज बाहर की तरफ जो बन रहे हैं, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है ना, इस तरह के जो नए नए शहर बस रहे हैं और क्षेत्र विस्तार होता चला जा रहा है, ये कौन लोग बस रहे हैं? जो दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं, दिल्ली के नहीं, अंदर नहीं रहना चाहते। इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैल चुकी है, इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। अगर हमने संसाधनों का सही से उपयोग नहीं किया, अपनी व्यवस्था का सही से उपयोग नहीं किया, अपने मकानों का, अपने शहरों का पुनः ढंग से निर्माण नहीं किया, तो फिर आने वाले समय में संकट का सामना ही करना पड़ेगा। लोग पलायन करेंगे, भागेंगे या मारे जाएंगे। अभी आप देखते हैं दिल्ली में गर्मी आने दीजिए, 2 राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि पानी नहीं आ रहा, कि वो हरियाणा पानी नहीं छोड़ता कि दिल्ली पानी मिल नहीं रहा। सर्दियां आती हैं तो वहां से पराली जलाना शुरू कर देते हैं कि यहां पे धुआं हो रहा है, हमारे यहां पोल्यूशन हो रहा है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू। अल्टीमेट लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर है, लेकिन परेशान कौन है? आम जनता। परेशान कौन है? लोग। तो ऐसी समस्या के बीच में रहना कौन पसंद करेगा? अगर किसी की मजबूरी ना हो तो सब पलायन करेंगे, कोई नहीं रहेगा वहां। इसीलिए अगर हड़प्पा सभ्यता के पतन से आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके संसाधनों का, अपने देश के संसाधनों का, अपनी जलवायु का, प्राकृतिक संसाधनों का सही से इस्तेमाल कीजिए, उन संसाधनों को बचाइए और व्यवस्था का सही से उपयोग कीजिए। अगर हमने शहरों को एक सस्टेनेबल शहर नहीं बनाए तो समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां यहां रहने लायक नहीं बचेगी। संकट आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है ये। बात समझ गए नहीं? इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतिहास से कि इतनी बेहतरीन सभ्यता होने के बावजूद भी वो पतनशील हो गई। कारण क्या रहा? ये कारण तो सोचिएगा, हमें जंगल बचाने हैं कि नहीं? सोचिए ना, जंगल काट करके विकास कौन करता है? और विकास करना है तो उसके प्राकृतिक संसाधनों को बचा के भी चलिए।
ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमें बिजली चाहिए, नो डाउट, विकास के लिए बिजली जरूरी है, और वो भी स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। ठीक है, सौर ऊर्जा सबसे बेस्ट स्रोत है, सौर ऊर्जा। लेकिन सौर ऊर्जा को आप कहां लगा रहे हैं? रेगिस्तान में, खाली स्थानों पर बहुत सारे पेड़ पौधे काट करके वहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। लेकिन सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के बाद में जब सोलर एनर्जी उस पर टकराती है और वापस लौटती है, तो वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? नेचुरल सी बात है, इंक्रीज करेगी वहां पर। दूसरा, उस सौर पैनल को सफाई करने के लिए कितना पानी चाहिए? उस रेगिस्तान में पहले ही पानी नहीं था, अब वहां सोलर प्लांट लग चुके हैं, उनको साफ करने के लिए हजारों लाखों लीटर पानी चाहिए। अगर इतना पानी होता तो रेगिस्तान ही नहीं होता। वो पानी कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जो बचा कुचा पानी है उनके पैनल को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहां दो चीजें हो चुकी हैं, एक टेम्परेचर बढ़ रहा है उस जगह पर, और दूसरा पानी की क्राइसिस और ज्यादा खड़ा हो रहा है रेगिस्तान में, जहां जहां सोलर प्लांट लग रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लांट को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है बड़ी मात्रा में। ये उसके नेगेटिव पॉइंट है। एक तरफ अच्छा है कि क्लीन एनर्जी है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा संकट भी खड़ा हो रहा है, उसको भी समाधान करना पड़ेगा, उसका भी हमें सोचना पड़ेगा। तो कुछ इलाज किया जाए, विज्ञान एवं तकनीक का इस तरीके से उपयोग किया जाए कि आने वाले समय में यह समस्याएं हमारे लिए दुखदाई ना हो। यही एक समस्या थी जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए रही, कि वह दूरदर्शी नहीं हो पाए। प्रगतिशील तो थे लेकिन दूरदर्शी नहीं हो पाए। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये है, और ये आपका ध्यान रखना, मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेल आईडी है। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए आप MK Live कोड जरूर इस्तेमाल करिए और इस ग्रुप पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है, और ये है टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ जाइए। इसकी PPT के लिए आपको वहां पर और अदर इंफॉर्मेशन वहां मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।